नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है। कहानी का नाम है सजदा प्यार का। चलिए दोस्तों, इस नई कहानी को शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लग रही है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्राची आज फिर परेशान थी। परेशानी में वो जल्दी जल्दी पूजा करती जाती और नज़र उसकी बार बार घड़ी पर जा रही थी। प्राची सोचने लगती है कि आज फिर वो लेट हो जाएगी ऑफिस पहुंचने में। ये सोचते हुए उसने अपने काम की स्पीड और तेज कर दी। जल्दी में अपने छोटे भाई प्रसून को उठाया, जो अभी तक सो रहा था। प्रसून अपनी दीदी प्राची की आवाज़ सुन जल्दी से उठ जाता है और बाथरूम जाकर जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। वहीं प्राची जल्दी से अपनी माँ को सहारा देकर उठाती है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें बुखार भी आ गया था, जिसके कारण वो चक्कर खाकर गिर गई थी। तो डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने का बोला था। ज़्यादा चलने के लिए भी मना किया था, इसलिए प्राची उन्हें संभाल रही थी। माँ की तबीयत खराब होने के कारण प्राची पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी सब काम निपटा रही थी। ऊपर से उसे अपने बॉस का भी डर लग रहा था कि अगर आज भी लेट पहुंची तो बॉस सबके सामने फिर उसे डांटेंगे। प्राची मन ही मन बहुत घबराने लगी। उसने जल्दी से नाश्ता बनाया और साथ ही लंच भी बना दिया। फिर अपना और प्रसून का टिफ़िन पैक कर जल्दी से सबको नाश्ता दिया। तीनों ने जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया और प्राची ने अपनी माँ की सारी दवाइयाँ खिलाकर उन्हें आराम करने के लिए कहा और उनके माथे पर प्यार से किस दी और बाय बोलकर प्रसून को लेकर निकल गई। जल्दी से उसे स्कूल बस में बिठाकर तेज कदमों से बस स्टैंड पहुंची और बस नंबर 5 का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसकी बस आई तो वो जल्दी से उसमें चढ़ गई। प्राची अभी भी डर रही थी कि आज भी बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। वो जल्दी से बॉस के केबिन की तरफ जाती है, जहां उसका बॉस अनुराग शेखावत और मैनेजर वीरेन गुप्ता के साथ कुछ फाइल्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं। प्राची केबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, मे आई कम इन सर। बॉस प्राची को देखते ही गुस्से से अपनी सीट से उठ जाते हैं। अनुराग, मिस प्राची, यहाँ तुम्हें लेट आने के पैसे नहीं दिए जाते। ये मेरा ऑफिस है, गार्डन नहीं, जहाँ तुम अपनी मर्जी से जब चाहे आओ, घूमो फिरो और चले जाओ। सब लोग जानते हैं कि मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ, उसके बाद भी आप रोज़ लेट आती हैं। अब अपनी सफाई में कुछ बोलेंगी भी या मेरा टाइम यूं ही बर्बाद करेंगी? प्राची घबराते हुए आंखों में आंसू लिए, सर, सर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इससे पहले कि अनुराग गुस्से से बोलता है, ये लास्ट वार्निंग है मिस प्राची। अगर कल से 1 मिनट भी लेट हुआ आपको, तो ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में ही एक फाइल उसकी तरफ टेबल पर फेंकते हुए, इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मुझे आज शाम तक चाहिए। प्राची जी सर कहते हुए अपने आंसू पोंछते हुए केबिन से बाहर आ जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। इतने में ही अंजलि आ जाती है उसके पास। अंजलि को देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो रोने लगती है। अंजलि उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करवाती है। प्राची, अंजलि, तू तो जानती है ना मैं कितनी कोशिश करती हूँ जल्दी आने की, पर माँ की तबीयत के कारण काम और बढ़ गया है मेरा। अंजलि, मैं समझती हूँ प्राची, लेकिन हम सब बॉस को ही अच्छे से जानते हैं कि वो समय के कितने पाबंद हैं। उन्हें हर काम समय पर ही चाहिए। ना वो खुद कभी लेट हुए हैं और ना ही उनका कभी कोई काम। हाँ, जानती हूँ, एक नंबर के खड़ूस हैं हमारे बॉस। जब देखो मेरा बैंड बजाते रहते हैं। अब देखना, ये प्रोजेक्ट की फाइल आज ही कंप्लीट करने का बोल रहे हैं। ये बोलते हुए प्राची बुरा सा मुंह बना लेती है। अंजलि, चल जल्दी से फाइल कंप्लीट कर, वरना आज फिर तेरा दोबारा बैंड बज जाएगा, वो भी सबके सामने। ये सुन दोनों हंसने लगी। प्राची जल्दी से अब फाइल का वर्क करने लगती है और शाम तक अपना वर्क फिनिश कर फाइल बॉस को दे देती है। अनुराग उसका वर्क देख फाइल साइड में रख देता है और दूसरी फाइल देते हुए बोलता है, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है, इसे अच्छे से देख लीजिए और कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो आशा करता हूँ कि आप कल से टाइम पर आएंगी और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगी। प्राची जी सर बोलकर कुछ सोचने लगती है। प्राची कल जल्दी से आने के बारे में सोचती है कि कैसे भी उसे जल्दी आना ही होगा। अनुराग प्राची को कुछ सोचता हुआ देखकर, मिस प्राची, आपका सोच विचार बंद हो गया हो तो जाकर फाइल देख लीजिए।
प्राची अनुराग की आवाज़ सुन ख्यालों से बाहर आती है और फाइल उठाकर अपनी सीट पर आ जाती है। तभी अंजलि आ जाती है और प्राची से घर चलने को बोलती है। प्राची घड़ी देखती हुई बोलती है, ओह! ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, और अपना सारा सामान समेट कर रख देती है। तभी उसे न्यू प्रोजेक्ट की फाइल नज़र आती है और अनुराग सर की बात भी याद आती है। वो उस फाइल को घर ले जाने लगती है, ये सोचकर के घर में ही अच्छे से पढ़ लेगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। घर आकर वो सब कामों से फ्री होकर फाइल को अच्छे से देख लेती है और कल इस प्रोजेक्ट पर किस प्रकार से वर्क स्टार्ट करना है, ये सब भी सोचकर सो जाती है। अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और जल्दी से अपने सारे काम निपटाती है। आज उसका सारा काम समय से हो जाता है। तो वो घड़ी देखते हुए, उसमें अभी 7:30 ही बजा था, देखकर खुश हो जाती है कि आज वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाएगी। प्राची माँ को बाय बोलती है और अपने छोटे भाई प्रसून को लेकर उसे स्कूल बस में छोड़कर अपनी बस का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी बस आ जाती है। प्राची जैसे ही बस में चढ़ने लगती है, तभी धड़ाम की एक जोरदार आवाज़ सुनकर रुक जाती है। वो और कुछ लोग बस की दूसरी साइड जाकर देखने लगते हैं। वहीं बस से थोड़ी दूर पर एक कार और बाइक वाले की टक्कर हो जाती है और एक उम्रदराज महिला जमीन पर गिरी हुई होती है। उनके आसपास ही पूजा का कुछ सामान बिखरा पड़ा रहता है। एक आदमी जो सफ़ेद कपड़े पहने था, शायद उस कार का ड्राइवर था, उस महिला को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो महिला चोट ज़्यादा लगने की वजह से उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर प्राची और कुछ लोग उनके पास जाते हैं। लोगों को बाइक वाले पर गुस्सा आता है। वो उस बाइक वाले के पास जाने लगते हैं। ये देखकर वो बाइक वाला घबरा कर जल्दी से अपनी बाइक उठाकर भाग जाता है। इधर प्राची उन माजी को ड्राइवर के साथ मिलकर उठाने की कोशिश करती है। कुछ और लोग उनकी हेल्प करते हैं और उन माजी को कार में बिठा देते हैं। प्राची ड्राइवर को पास के हॉस्पिटल में चलने को कहकर उन माजी के साथ ही बैठ जाती है। ड्राइवर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ प्राची उन माजी की मरहम पट्टी करवाकर वापस आने लगती है। तभी वो माजी प्राची को रोक कर बोलती है, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। ये सुनकर प्राची उन माजी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, ये तो मेरा फ़र्ज है माजी, और आप यूं हाथ जोड़कर धन्यवाद मत कहिए, बल्कि अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दीजिए। माजी प्राची की ये बात सुनकर भाव विभोर हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बड़े ही प्यार से प्राची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, हमेशा खुश रहो बेटा, ऐसे ही सबका प्यार मिलता रहे आपको। प्राची ये सुनकर मुस्कुरा देती है और उनके आंसू पोंछकर कहती है, आप भी ये रोना धोना छोड़कर गुड गर्ल की तरह मुस्कुरा दीजिए। ये सुनकर तीनों मुस्कुरा देते हैं। प्राची, माँ जी अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और ड्राइवर जो थोड़ा बुजुर्ग से थे, उनसे कहती है, ड्राइवर काका, माँ जी को आराम से घर ले जाइएगा। जी बिटिया। वैसे आप ड्राइवर काका, प्राची को प्यार से देखते हुए कहते हैं, कहो तो हम आपको आपके ऑफिस छोड़ देते हैं और वहीं से हम निकल जाएंगे। प्राची, धन्यवाद काका जी, पर यहाँ से पास में ही मेरा ऑफिस है, मैं चली जाऊंगी। आप माँ जी को लेकर घर जाइए, उनको आराम की ज़रूरत भी है। और दोनों को प्रणाम कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। प्राची ऑफिस जाते हुए अपनी घड़ी देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। घड़ी में 9:30 बज चुके होते हैं। वो घबरा कर और तेज कदमों से चलने लगती है। ऑफिस आकर वो अपनी सीट पर पहुंचती है और कल वाली प्रोजेक्ट की फाइल उठाकर बॉस के केबिन में जाने लगती है कि इतने में ही अंजलि और मैनेजर उसके पास आते हैं। अंजलि, क्या प्राची, आज तो और लेट आई तू, टाइम देखा है तूने? इतने में ही मैनेजर साहब की गुस्से की तेज आवाज़ सुनकर दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। मैनेजर साहब, प्राची, तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक तो इतना लेट आई हो, ऊपर से इतनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ रख दी? मैंने तुम्हारे डेस्क पर, अनुराग सर के केबिन में, सब जगह देख ली, कहीं नहीं मिल रही। उधर सर इतने गुस्से में हैं, कहाँ गायब कर दी तुमने वो फाइल? तभी प्राची अपने बैग के पीछे जो फाइल पकड़े रहती है, जिसे वो कल घर ले गई थी अच्छे से पढ़ने के लिए, जिससे आज उस पर वर्क जल्दी हो सके, उस फाइल को आगे करके मैनेजर साहब को दिखाती है। ये देखकर मैनेजर साहब और अंजलि दोनों चौंक कर उसे देखते हैं। प्राची कुछ कहने ही जा रही थी, उससे पहले ही मैनेजर साहब उसे गुस्से से घूर कर उससे फाइल छीन लेते हैं और जल्दी से अनुराग सर के केबिन में जाते हुए कहते हैं, प्राची, तुम जल्दी से सर के केबिन में आओ। प्राची बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अनुराग सर की केबिन में आती है। वहीं अनुराग प्रोजेक्ट की फाइल ना मिलने के कारण बहुत गुस्से में रहता है।
और अपने केबिन में ही यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता रहता है। तभी मैनेजर वीरेन और प्राची वहाँ आते हैं। अनुराग उन दोनों को गुस्से से देखता है। वीरेन, सर, सर ये फाइल, घबराते हुए कहता है। अनुराग, मिस्टर वीरेन, आजकल आपका ध्यान काम में नहीं लगता। कहाँ रख दी थी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल आपने? और वीरेन से वो फाइल लेकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए बोलता है, आप अच्छे से जानते हैं आज शनिवार है और मुझे कोर्ट से इसके कुछ लीगल पेपर्स बनवाने हैं। कल कोर्ट बंद रहेगा। मुझे हर हाल में सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम चालू करवाना है। सब जानते हुए भी आप ऐसी गलती कर सकते हो, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। वीरेन, सॉरी सर, पर ये फाइल मेरे पास नहीं थी। ये तो प्राची ने मुझे दी। मैं तो ऑफिस में सब जगह देख चुका था, कहीं नहीं मिली थी मुझे। अनुराग, जो अभी तक फाइल में ही पेपर्स देख रहा था, वीरेन की बात सुनकर प्राची की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है। अनुराग, ओ मिस प्राची, इ- इनके बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये तो यहाँ गार्डन गार्डन खेलने आती हैं। और अपनी घड़ी की तरफ, जिसमें अभी 9:55 बता रहा है, देखते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई आप मिस प्राची? जब आप अपने काम को लेकर जागरूक ही नहीं हैं, तो क्या ज़रूरत है यहाँ जॉब करने की आपको? आपको यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं यहाँ से। और हाँ, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए आप अपनी पेमेंट सोमवार को आकर ले जा सकती हैं। अनुराग की बातें सुन प्राची बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वो अपनी सीट पर आती है, टेबल पर सर रखकर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है कि न जाने क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, जो एक ना एक परेशानी रोज आ जाती है। इतने में ही अंजलि वहां आती है और प्राची को संभालते हुए कहती है, अंजलि, चुप हो जा प्राची, आज सर बहुत गुस्से में है। तुम परसों एक बार शांत मन से बात करना, उनसे माफ़ी मांग लेना, शायद मान जाएं सर। प्राची, अंजलि, मेरी किस्मत ही खराब है। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर, फिर माँ की तबीयत खराब जिसके चलते मेरा काम और बढ़ गया है। अब ये जॉब भी चली गई। पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला मुझसे, जो एक के बाद एक परेशानी आती ही जा रही है मेरे जीवन में। फिर गुस्से से बोलती है, ये सब उस खड़ूस सर की वजह से ही हो रहा है। समझता क्या है अपने आप को? जब देखो अपना गुस्सा मुझ पर ही उतारता रहता है। एकदम गुस्सेल, खड़ूस और अड़ियल बॉस है। अंजलि उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी वहां से अनुराग निकलता है, जो प्राची की बातें सुनकर उसे अनदेखा कर बाहर निकल जाता है। प्राची घर आ जाती है। आज वो बहुत उदास रहती है और घर के सारे काम बेमन से करती है। रात को वो जैसे ही बेड पर जाती है, उसे सुबह वाली बात याद आने लगती है। वो रोने लगती है और रोते रोते ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका सर थोड़ा भारी भारी सा लगता है। उसका मन अदरक वाली चाय पीने का होता है। तो वो जल्दी से फ्रेश होकर आती है और जैसे ही रसोई घर में जाती है, वहाँ प्रसून और माँ को देखकर चौंक जाती है। प्राची, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था तो मुझे उठा लेती। आप और प्रसून, प्रसून तुम क्या कर रहे हो? कहीं फिर कोई मीठा बनाने का फरमाइश तो नहीं कर दी ना तुमने माँ से? प्रसून, नहीं दीदी, मैं तो कुछ नहीं बोला माँ से। जब मैं उठा तो माँ को यहीं देखा, तो उनके पास आकर उनकी मदद करवाने लगा। माँ, अरे नहीं बेटा, अब मुझे कुछ अच्छा लगा, आज मेरी तबीयत भी ठीक है तो सोचा कुछ मदद कर दूं तेरी। वैसे भी पूरा दिन लेटे लेटे कमर में दर्द होने लगा है और अकेले पड़े पड़े मन भी नहीं लगता। प्राची, पर माँ, अभी आपको आराम की जरूरत है। माँ, बेटा मैं ठीक हूँ अब। तुम खुद ही देखो मुझे, पहले से स्वस्थ दिख रही हो ना। तुम परेशान मत हो। प्राची माँ की तरफ देखती है तो उसे भी माँ अब पहले से थोड़ा ठीक लगती है। वो माँ को उनके कमरे में भेजती है और अपने लिए चाय चढ़ाकर जल्दी से बाकी का काम करने लग जाती है। फिर आराम से अपनी चाय लेकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। कल की बातें याद करते हुए उसका मन भारी हो जाता है। उसका मन आज मंदिर जाने का होता है। तो सोचती है, वैसे भी सब काम हो गया है, माँ भी अब पहले से ठीक है, तो आज मंदिर हो आती हूँ। प्राची माँ को बोलकर मंदिर चली जाती है। मंदिर में शिव जी को प्रणाम कर प्राची मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे भगवान, माँ को आपने जल्दी ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरी परेशानियों को दूर करो शिव जी। अपनी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखो प्रभु। और सच्चे मन से प्रार्थना कर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। जब वो वापस आती है तो सीढ़ियों से उतरते समय कोई उसका हाथ पकड़ता है। वो पलट कर देखती है तो वही माँ जी जिनका कल एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें वो हॉस्पिटल लेकर गई थी।
वो उनका हाथ पकड़े हुए है। प्राची उनको देखकर खुशी से उनका हाथ पकड़कर कहती है, प्राची, अरे माँ जी आप, अब कैसी हैं आप? माँ जी, बेटा मैं ठीक हूँ अब। मैं रोज इस मंदिर में आती हूँ। आज तुम्हें यहाँ देखा तो तुमसे मिलने का मन हुआ। प्राची, मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी आपसे मिलकर। और फिर दोनों वहीं कुछ देर मंदिर में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्राची उनको प्रणाम कर घर जाने को कहती है, तो माँ जी उसको अपने साथ उनके घर चलने की विनती करती है। प्राची उनके अपनेपन से बोलने के कारण मना नहीं कर पाती और उनके साथ चली जाती है। प्राची अपने घर फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का बोल देती है, जिससे माँ और प्रसून परेशान हो ना हो। प्राची माँ जी का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। प्राची, माँ जी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी। हर चीज़ कितने सलीके से सजाई गई है। पर माँ जी एक बात पूछूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं क्या? माँ जी एक उदासी सी आह भरते हुए, यहाँ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। पहले जब मेरे पति और सास ससुर रहते थे, तब इस घर में भी बहुत चहल पहल रहती थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे सास ससुर की मृत्यु हो गई। मेरे पति भी ये सदमे के कारण अस्वस्थ रहने लगे और एक दिन वो भी मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चले गए इस दुनिया से। कहते कहते माँ जी रोने लगती है और प्राची उनको शांत कराती है। माँ जी थोड़ी देर मन शांत होने के बाद, मैं भी ना क्या बात लेकर बैठ गई। तुम पहली बार घर आई हो और देखो तुम्हारा स्वागत सत्कार करने की जगह खुद की कहानी लेकर बैठ गई। प्राची, ऐसा क्यों कहती हो आप माँ जी? और बड़े प्यार से उनके गले में अपने हाथ डालते हुए बोलती है, मैं कोई वीआईपी पर्सन नहीं हूँ जो स्वागत किया जाए। माँ जी प्यार से उसके गाल खींचते हुए, नहीं, तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है। और दोनों हंसने लगते हैं। उनकी हंसने की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में उनका बेटा निकल कर देखने लगता है और माँ जी को काफ़ी दिनों बाद ऐसे हंसते देखकर खुश होकर माँ की तरफ आता है। प्राची को अभी तक उसने नहीं देखा क्योंकि प्राची की पीठ उसकी तरफ थी। अपनी माँ को इतने दिनों बाद खुश देखकर उसके पास आकर बोलता है, क्या बात है माँ, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। माँ जी अपने बेटे को देखकर, हाँ बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये प्यारी सी लड़की है, प्राची की तरफ इशारा करते हुए। अब तक प्राची खड़े होकर पलट कर उनके बेटे की तरफ देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, उसका बॉस अनुराग शेखावत खड़ा था। तभी माँ जी अनुराग को प्राची से परिचय करवाती है और अनुराग को प्राची के बारे में बताती है कि कल मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था ना, ये वही है जिसने मेरी मदद की और हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वजह से ये अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो गई थी। ये सुनकर अनुराग और भी चौंक जाता है। अब तक प्राची जो अनुराग को देखकर असहज महसूस करती है, तो वो माँ जी से घर जाने के लिए बोलती है, तो माँ जी उसे खाना खाए बिना जाने नहीं देती। प्राची बेमन से खाना खाती है। खाना खाते खाते माँ जी प्राची के परिवार के बारे में पूछती है तो बताती है कि उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, उसकी माँ, वो और उसका छोटा भाई प्रसून। जब वो 10 साल की थी तभी उसके पिताजी उन लोगों को छोड़कर कहीं चले गए थे। कुछ साल बाद पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। पिताजी के जाने के बाद हम तीनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। कहते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो धीरे से छुपाती हुई पहुंचती है। पर अनुराग और माँ जी देख लेते हैं। अनुराग तो चुपचाप बस प्राची को ही देखता रहता है और सोचता है कि ये लड़की अपने अंदर कितना दुख छुपाए बैठी है। उसे अपने कल के बर्ताव की याद आती है तो खुद पर गुस्सा आता है कि किस तरह उसने सबके सामने प्राची को डांटा, चिल्लाया और तो और जॉब से भी निकाल दिया, बिना ये जाने कि वो किस वजह से लेट आई थी, जबकि वह मेरी ही माँ की मदद करने के कारण लेट हो गई थी। इस वक्त उसे खुद पर इतना गुस्सा आता है कि वो उठकर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो अब प्राची के सामने बैठने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद प्राची माँ जी से अब घर जाने की इजाज़त मांगती है, तो माँ जी अनुराग को उसे घर छोड़ने को बोलती है। प्राची के बहुत मना करने के बाद भी माँ जी नहीं मानती, तो अनुराग प्राची को छोड़ने उसके घर जाता है। कार में अनुराग और प्राची दोनों ही असहज महसूस करते हैं। आज की मुलाकात से दोनों ही शॉक्ड थे। दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्राची कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसे घबराहट होने लगी थी तो उसने कार का ग्लास खोलकर आंखें बंद कर ली थी। बाहर की हवा उसके चेहरे पर पड़ने से उसे अच्छा लग रहा था।
वही अनुराग भी बेचैनी से उसे बार बार सामने लगे मिरर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो धीरे से प्राची की तरफ पलट कर पूछा, एड्रेस। प्राची उसकी आवाज़ सुनकर आंखें खोलती है और एड्रेस बता देती है। अनुराग फिर कार उस एड्रेस की तरफ मोड़ देता है। बीच बीच में प्राची को मिरर से देखते रहता है। तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि प्राची बाहर किसी कंपनी का एड्रेस देख उसे नोट करने लगती है, जिसमें बाहर वैकेंसी का बोर्ड लगा रहता है। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है और जैसे ही कुछ कहने को करता है, प्राची की आवाज़ सुनाई देती है, प्राची, आप प्लीज़ यहीं रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। और थैंक यू कहकर जल्दी से उतरकर घर चली जाती है। अनुराग बस उसे देखता ही रहता है जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली जाती। घर आकर अनुराग बहुत उदास और बेचैन सा रहता है। प्राची के बारे में सोच सोच कर उसे खुद पर इतना गुस्सा आता है कि वो बेड पर जोरदार हाथ मारता है। प्राची के बारे में सोचते सोचते उसे देर रात को नींद आती है। माँ के उसके माथे पर किस करने से उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं। वो जल्दी से उठता है और माँ से, आज बहुत लेट हो गया माँ, आप जल्दी से नाश्ता रेडी करवा दीजिए, कहकर नहाने चले जाता है और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस निकल जाता है। आज उसे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले उसे प्राची का रीजॉइन लेटर तैयार करना है, उसे माफ़ी मांगनी है, फिर आज से ही नए प्रोजेक्ट का काम भी शुरू करना है। वहीं दूसरी तरफ प्राची भी जल्दी तैयार हो जाती है। उसे अनुराग के ऑफिस से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने रहते हैं और उसके बाद कल जिस कंपनी का एड्रेस लिखा था वहाँ इंटरव्यू के लिए भी जाना था, तो जल्दी से तैयार हो ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस में अनुराग बेचैनी से प्राची का इंतजार करता रहता है। प्राची ऑफिस आती है तो अंजलि उसे देखते ही उसके पास आकर अनुराग सर के केबिन में जाने को बोलती है। प्राची केबिन में चली जाती है। प्राची, जी सर, आपने बुलाया, कहकर वहीं खड़ी रहती है। अनुराग जैसे ही उसे देखता है उठकर खड़ा हो जाता है और प्राची को अंदर बुलाता है और उसे बैठने के लिए भी बोलता है। प्राची अनुराग के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर चौंक जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। अनुराग उसके पास आता है और बोलता है, अनुराग, प्राची, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बिना वजह जाने ही मैंने कल आपको ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। आप सोच रही होंगी कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। आज अपनी माँ की बात पता चली तो आपसे माफ़ी मांग ली, पर ऐसा नहीं है। मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी। मैं अपना हर काम टाइम पर करना पसंद करता हूँ और ऑफिस के सभी लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ। बस इसलिए आपके लेट आने पर डांट दिया। और जो लड़की निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है, उसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मुझे और मेरी कंपनी को आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। इतना कहकर वो प्राची की तरफ देखने लगता है। प्राची अनुराग की बात सुनकर चुपचाप बैठी सोचने लगी। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोले। घर से क्या सोच कर निकली थी, यहाँ क्या हो रहा है। आशा भरी नज़रों से अनुराग उसकी तरफ देखकर बोलता है, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। प्राची को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। फिर थोड़ा सोच कर कहती है, जी सर, माफ़ किया आपको। और घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पर क्या अब हम नए प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं? नहीं तो आप फिर हमें डांटने लगेंगे, कहकर मुस्कुराने लगती है। ये सुनकर अनुराग भी खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर वो मैनेजर वीरेन, अंजलि और एक और लड़की सुधा को अपने केबिन में बुलाता है और पांचों मिलकर नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते हैं। फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अनुराग अपने केबिन से ही सब पर एक नज़र डालता है। उसकी नज़र जैसे ही प्राची पर पड़ती है तो उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि प्राची कुर्सी पर लाथी मारकर बैठी रहती है और अपने बालों को जूड़ा बनाए रहती है, जिसमें पेंसिल फंसी रहती है। दांतों में पेन दबाए फाइल में कुछ पढ़ रही होती है। उसे ऐसा बैठा देख अनुराग को हंसी आ जाती है। उधर प्राची फाइल में इतना बिजी रहती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि अंजलि 10 मिनट से उसके पास आकर खड़ी है और उसे घूरे जा रही है। तभी अंजलि उसकी टेबल पर थोड़ा जोर से हाथ मारती है। प्राची अंजलि की तरफ आश्चर्य से देखती हुई, अंजलि, तुम, क्या हुआ तुझे और इतने गुस्से में क्यों है तू? अंजलि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? प्राची, अरे मेरी माँ, बताएगी हुआ क्या है और क्या किया है मैंने तेरे साथ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अंजलि, हाँ हाँ, अब तू क्यों याद रखेगी मुझे? प्राची, देख अंजलि, नौटंकी मत कर।
क्या बात है, बताएगी कि नहीं? थोड़ा गुस्सा होते हुए। अंजलि अंजलि भी गुस्से में बोलती है, लो सुनो, अब मैं ही नौटंकी करने लगी। एक तो तुमको कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से गुस्सा भी कर रही हो। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। प्राची थोड़ा शांत रहते हुए, अरे बाबा, बता तो सही, क्या भूल गई मैं? अंजलि, आज डेट क्या है? प्राची, 25 मई, और कुछ याद आते ही दांतों से जीभ दबाते हुए उचक कर खड़ी हो जाती है। सॉरी 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 यार, भूल गई। पता नहीं कैसे भूल गई तेरा बर्थडे। और अंजलि को गले से लगा लेती है, उसके गाल पर किस देकर उसे बर्थडे विश करती है। अंजलि, चल ठीक है, इस बार तुझे माफ़ किया। अब कुछ स्पेशल करेगी मेरे लिए या सूखा सूखा ही विश करेगी? प्राची हंसते हुए, तो मैडम को पार्टी चाहिए। बर्थडे तेरा, पार्टी मुझसे चाहिए। चल ठीक है, आज मेरी तरफ से पार्टी। तभी वीरेन और सुधा उनके पास आते हैं और पार्टी की बात सुनकर कहते हैं, वीरेन, अरे भाई, किस बात की पार्टी दी जा रही है? अंजलि, मेरे बर्थडे की पार्टी। सुधा अंजलि को विश करते हुए कहती है, तो हमें भी पार्टी चाहिए। अंजलि, हाँ हाँ, आप दोनों को भी पार्टी जरूर मिलेगी। और प्राची को एक आंख मारते हुए हंसने लगती है। प्राची, ओके, ऑफिस के बाद चलते हैं। तभी अनुराग भी उन लोगों के पास आकर कहता है, अनुराग, हे गाइस, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक न्यूज़ है। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। कल वहाँ के कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद आया तो वो हमारे साथ अगले 3 साल तक का एग्रीमेंट करेंगे। ये हमारी कंपनी के लिए गोल्डन चांस है और मैं किसी भी कीमत में ये चांस खोना नहीं चाहता, और इसमें मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। वीरेन, हम सब आपके साथ हैं सर। ये ऑर्डर हमारी कंपनी को ही मिलेगा। अंजलि, प्राची, सुधा तीनों एक साथ, यस सर, हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। अनुराग, वेरी गुड गाइस, अब चलो हमें कुछ तैयारियां करना है। सब अनुराग के केबिन में जाते हैं और प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाते हैं। सब अपने अपने आइडिया देते हैं। वहीं प्राची को सोच कर लैपटॉप में कुछ सर्च करती है और उस प्रोजेक्ट की पिछली सारी डिटेल्स नोट करती है। फिर सबको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें लैपटॉप पर दिखाती है, जिसे देखकर अनुराग कल का प्रेजेंटेशन प्राची को देने को कहता है। सब इसमें अपनी सहमति जताते हैं और प्राची के बताए आइडिया को फॉलो करते हैं। शाम को ऑफिस के बाद प्राची सबको पार्टी देती है और फिर सब अंजलि को एक बार फिर से एक साथ बर्थडे विश करके घर चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग वहां आ चुके रहते हैं सिवाय प्राची के। अनुराग बेचैनी से यहाँ से वहां टहल रहा होता है। तभी वहां कुछ ऑफिसर्स के साथ प्राची भी रूम में प्रवेश करती है। प्राची को देखकर सबकी जान में जान आती है। अनुराग की नज़र तो प्राची से हट ही नहीं रही थी। आज प्राची बहुत प्यारी लग रही थी। ऑरेंज कलर का सूट, बाल खुले हुए, आंखों में हल्का काजल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ऑफिसर, तो शुरू करें मिस्टर अनुराग? अनुराग उनकी आवाज़ सुनकर प्राची की तरफ से नज़र हटाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर प्राची को इशारे से स्टार्ट करने को बोलता है। प्राची इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। ऑफिसर अनुराग से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, बधाई हो मिस्टर अनुराग, ये ऑर्डर आपकी कंपनी को दिया जाता है। हम जल्द ही एग्रीमेंट के पेपर तैयार कर आपको भिजवाते हैं। ये सुन वहाँ सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुराग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अनुराग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सबके सहयोग से ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। और स्पेशली प्राची, तुमने इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्राची। प्राची भी आज बहुत खुश थी। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में अनुराग एक छोटी सी पार्टी देता है अपने घर में और शाम को सबको आने के लिए बोलता है। सभी शाम को अनुराग के घर पहुंच जाते हैं। अनुराग के घर में वीरेन और सुधा आ चुके रहते हैं। अनुराग अंजलि और प्राची का इंतजार करता रहता है। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जाती है। उसे इस तरह बेचैन देखकर उसकी माँ पास आती और पूछती है, कोई खास आने वाला है क्या बेटा? तो अनुराग बात घुमा देता है कि नहीं माँ, कोई खास नहीं, बस ऑफिस के ही कुछ और दोस्त आना बाकी हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आज वो इतना बेचैन क्यों है। क्या सच में वो किसी खास के आने का इंतजार कर रहा था? वो खास कोई और नहीं, प्राची ही है।
प्राची को देखना उसे अच्छा लगता है, उसका साथ उसे अच्छा लगता है। धीरे-धीरे उसका मन क्यों प्राची की तरफ खिंचा जा रहा है? क्या ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है या प्राची से मुझे सच में प्यार हो गया है? वो इन्हीं ख़्यालों में गुम था। तभी अंजलि और प्राची उसके पास आकर हेलो सर बोलते हैं। अनुराग प्राची को देखता है तो बड़े प्यार से हेलो बोलता है। प्राची वहाँ सबसे बातें करने के बाद माँ जी के पास आ जाती है और उनके पीछे जाकर धीरे से उनकी आंखों पर हाथ रखकर बोलती है, पहचानिए मैं कौन हूँ। माँ जी नहीं पहचान पाती तो वो उनकी आंखों से हाथ हटाकर उसके सामने आ जाती है। माँ जी प्राची को देखते ही बड़ी खुश हो जाती है। माँ जी, प्राची तुम यहाँ? क्या तुम भी अनुराग की दोस्त हो? प्राची, दोस्त नहीं माँ जी, मैं तो उनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ। आज सर ने हम सबको नए ऑर्डर मिलने की खुशी में यहाँ पर पार्टी में बुलाया है। तभी वहाँ बाकी सब लोग आ जाते हैं। माँ जी सबको खाना खाने के लिए बोलती है तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है। ये बिजली कड़कने की आवाज़ रहती है। आवाज़ इतनी ज़ोर की रहती है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सुधा वीरेन को, अंजलि माँ जी को और प्राची अनुराग का हाथ पकड़ लेती है। अनुराग को प्राची का इस तरह पकड़ना खुशी का एहसास दे जाता है। बाहर तेज हवा चलने लगती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की एक भीनी-भीनी सी खुशबू चारों तरफ अपनी महक फैला रही थी। प्राची का मन खाने में कम और बाहर बारिश देखने में ज़्यादा था। वो जल्दी से खाना फिनिश कर खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को खिड़की से बाहर कर बारिश की बूंदों का मजा लेने लगती है। अनुराग उसे एकटक देखते रह जाता है। इस समय प्राची इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी निगाहें प्राची से हट ही नहीं रही थी। खुले हुए बाल हवा में लहराते हुए, बारिश की बूंदों में भीगा हुआ चेहरा, होठों पर बच्चों की जैसी मासूम सी मुस्कुराहट। अनुराग सोचने लगता है, काश ये पल यहीं थम जाए, ये बादल यूं ही बरसता रहे और मैं बस यूं ही अपनी प्राची को जी भर कर प्यार से देखता रहूं। तभी माँ की आवाज़ सुन उनके पास चला जाता है। माँ सभी को आइसक्रीम दे रही होती है और एक बाउल अनुराग की तरफ बढ़ाकर प्राची को देने को बोलती है। अनुराग प्राची को आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम देखकर प्राची बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही आइसक्रीम को खाना शुरू करती है, तभी अंजलि आकर उसके आइसक्रीम में से थोड़ा सा खा लेती है। प्राची ये देखते ही बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अंजलि से कहती है, दिस इज़ नॉट फेयर अंजलि, ये मेरी आइसक्रीम है, वो भी मेरी फेवरेट बटर स्कॉच, तुम अपनी खाओ ना। प्राची ने ऐसे बोलने से वहाँ सबको हंसी आ जाती है। तभी माँ जी उसे आइसक्रीम का एक और बाउल देती है, जिसे देखकर प्राची खुश हो जाती है और माँ के गले लग जाती है। अब तक बारिश बंद हो चुकी रहती है। मोबाइल की रिंग बजने से सबका ध्यान उस तरफ जाता है। प्राची की माँ का फ़ोन था। रात के 10 बज रहे थे। वो उसे घर आने को बोलती है। बाकी सब भी घर जाने लगते हैं। सुधा वीरेन के साथ चली जाती है। वीरेन उसे छोड़ते हुए अपने घर चला जाएगा। वहीं इतनी रात को अनुराग की माँ अंजलि और प्राची को अकेले नहीं जाने देती। वो अनुराग को उन दोनों को घर छोड़ने के लिए कहती है। अनुराग पहले अंजलि को उसके घर छोड़ता है, फिर प्राची के घर की तरफ कार मोड़ लेता है। कार में एक खामोशी सी छाई रहती है अनुराग और प्राची के बीच। अनुराग बीच बीच में प्राची की तरफ देखता रहता है। अचानक से प्राची के चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अनुराग प्राची को इस तरह मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है। तभी प्राची उसकी तरफ देखते हुए, सर आप कार यहीं रोक दीजिए। अनुराग, क्यों, क्या हुआ? कार रोकते हुए, प्राची, कुछ नहीं सर, यहाँ से हमारा घर बस पास में ही है, तो हम चले जाएंगे। अनुराग, कोई प्रॉब्लम है क्या प्राची? क्योंकि यहाँ की रोड तो चौड़ी है और कार भी आसानी से तुम्हारे घर जा सकती है, फिर आप यहाँ क्यों उतरना चाहती हैं? और वैसे भी मैं आपको इतनी रात को अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। प्राची, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस इस बारिश का मज़ा लेना चाहती थी, इसलिए यहाँ से पैदल जाने के लिए कह रही थी। अनुराग, आप भीग जाएंगी प्राची और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्राची कार से उतरते हुए, इतनी धीमी बारिश में भी कोई भीग सकता है क्या सर? अनुराग बाहर देखता है और वो भी कार से उतर जाता है और प्राची से बोलता है, तो चलो ठीक है, मैं आपको पैदल ही घर छोड़ देता हूँ, आपको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। प्राची उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और दोनों साथ चलने लगते हैं। बारिश का ये मौसम एक खुशनुमा एहसास जगा रहा था। बारिश की भी धीमी धीमी फुहार, ठंडी ठंडी हवा
बादलों के बीच छुपते निकलते चांद की मध्यम रोशनी और बारिश की ये भीनी भीनी सी सौंधी खुशबू वातावरण को और भी महका रही थी। अनुराग प्राची को बड़े प्यार से देखता है, जो कि अभी भी अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ कर बारिश का मजा ले रही थी। अनुराग उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, प्राची, आपको बारिश बहुत पसंद है ना? प्राची अनुराग की तरफ देखते हुए, बहुत नहीं सर, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे बचपन से ही बारिश बहुत पसंद है। अनुराग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। प्राची, आपको मालूम है सर, जब हम छोटे थे ना, तो बारिश देखते ही घर से बाहर निकलकर खूब मस्ती करते थे। और तो और अपने दोस्तों को भी उनके घर से बुला लाते थे। हम सब मिलकर खूब धूम मचाते थे बारिश में। अनुराग बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसकी बात सुनता रहता है। प्राची अपने में ही मस्त होते हुए बताती रहती है। प्राची, हमारे घर के बाहर जो बरामदा है ना सर, वहाँ एक पानी की निकासी की नाली बनी है। हम सब उसमें कागज फंसाकर उसे बंद कर देते थे, जिससे बरामदे में बारिश का पानी भर जाता था और हम सब फिर खूब ऊंचक उचक कर पानी में मस्ती करते थे। फिर हंसते हुए बताती है, उस पर भी हमारा मन नहीं भरता था, तो घर के अंदर से अपना म्यूजिक सिस्टम को तेज कर तेज साउंड में गाने चला देते थे और फिर बाहर पानी में खूब डांस करते। कितना मजा आता था उस समय। बताते बताते प्राची बहुत खुश हो जाती है। फिर थोड़ा मुंह टेढ़ा सा बनाते हुए, कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती थी कि खुद तो भीगती है, बाकी के बच्चों को भी बारिश में भिगोने के लिए बुला लेती है। प्राची को इस तरह मुंह बनाते देख अनुराग को जोर से हंसी आ जाती है। प्राची उसकी तरफ देखकर खुद भी हंसने लगती है। प्राची को इस तरह हंसते देखकर अनुराग मन में सोचने लगता है, कितनी मासूम है ये, एकदम बच्चों जैसी। कोई इतना प्यारा भी हो सकता है क्या? अनुराग सोच ही रहा होता है कि इतने में ही बारिश तेज हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगते हैं कि तभी प्राची का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। अनुराग उसका हाथ पकड़ उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता है। प्राची भी गिरने के डर से अनुराग का हाथ जोर से पकड़ लेती है। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। अनुराग प्राची के इतने पास आने पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी छुअन से अनुराग के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ने लगती है और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्राची, जो अब तक अनुराग की आंखों में खोई रहती है, उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके दोनों को नज़दीक होने का एहसास होता है और वो अपनी नज़र झुकाते हुए उठकर खड़ी होने लगती है। अनुराग उसे संभालते हुए उसकी मदद करता है। अब तक दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। अनुराग, आप ठीक तो है ना प्राची? आपको कहीं लगी तो नहीं? प्राची, नहीं सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे ही चलने के लिए पैर आगे बढ़ाती है, आउच! उसके मुंह से आवाज आती है। अनुराग उसकी तरफ घबरा कर देखते हुए, क्या हुआ प्राची? प्राची, शायद पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुराग उसे सहारा देते हुए उसके घर पहुंचाता है और दरवाजे की साइड में लगी बेल बजाता है। प्राची की माँ दरवाजा खोलती है और दोनों को इस तरह भीगा हुआ देखकर जल्दी से अंदर आने का बोलती है। तभी वो देखती है कि प्राची लंगड़ा कर चल रही थी और अनुराग उसे सहारा देते हुए ला रहा है। तो वो प्राची के पास जल्दी से जाती है और घबरा कर पूछती है, माँ, प्राची, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह लंगड़ा क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? बोल तो कुछ, बताना क्या हुआ? प्राची माँ को इस तरह परेशान होता देख जैसे ही कुछ बोलने लगती है, उससे पहले ही अनुराग बोलता है। अनुराग, आंटी जी, कुछ नहीं हुआ है प्राची को। बारिश में फिसल जाने से थोड़ी सी मोच आ गई है। आप परेशान मत होइए। प्राची की माँ अनुराग की तरफ आश्चर्य से देखती हुई प्राची से पूछती है, कौन है ये? प्राची, माँ, ये मेरे बॉस अनुराग शेखावत हैं। आज इनके यहाँ ही पार्टी में गई थी मैं। रात हो गई तो इनकी माँ जी ने मुझे और अंजलि को घर छोड़ने के लिए बोला था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।